नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हाँ, अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसे निरंतर करने से हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं और जो चीज़ हमें थोड़ा बहुत आता है उसमें हम पारंगत हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस क्या है, इसी के बारे में आज का हमारा ये विशेष अंक है, जिसके बारे में आज हम आपसे पूरी विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को और अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है दीपिका दीक्षित, सहायक संचालक कृषि, राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान भोपाल सीएट से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मैडम। दीपिका जी, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होती है, बहुत काम आता है और कहते हैं कि अनगढ़ को भी सुगढ़ बना देता है। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस क्या है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर योजना राज्य कृषि विस्तार एवं प्रबंध संस्थान मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान सीएट एग्रीकल्चर एवं अलाइड डिपार्टमेंट का नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में चयनित किया गया कार्यालय है। यहाँ पे एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर योजना का 45 दिवसीय रेसिडेंशियल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बताया कि इसमें प्रशिक्षण चलाया जाता है। अगर हमारे जो किसान भाई हैं या कोई इसमें प्रशिक्षण चाहता है तो वो किस तरह से इसमें प्रशिक्षण ले सकता है, लेकिन पहले बताएं हमें कि प्रशिक्षण क्या है इसमें। बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर योजना उन बेरोजगार युवकों युवतियों के लिए है जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में है, जिन्होंने कृषि में इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करी है, या जो कृषि या तत्संबंधित विषय जैसे कि हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या होम साइंस में स्नातक की योग्यता रखते हैं। साथ ही साथ जो रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक की योग्यता रखते हैं, ऐसे सभी प्रशिक्षु अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कोई भी इसमें ले सकता है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाहता है। जी। अगर हम बात करें आवेदन की प्रक्रिया की, तो इसमें हमारे जो लोग लेना चाहते हैं प्रशिक्षण, वो आवेदन किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदन के लिए संबंधित आवेदक आवेदन पत्र को संस्थान की वेबसाइट www.siet.nic.in से डाउनलोड करके जानकारी भर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या मैनेज हैदराबाद की वेबसाइट से भी इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके आप संस्थान में इसको जमा कर सकते हैं। आपने जिस तरह बताया 45 दिन का प्रशिक्षण का इसका समय है, तो इसमें क्या क्या योजनाएं शामिल हैं, किस तरह से इसकी जो रूटीन होती है, कैसे प्रशिक्षण की जो सूची है उसके बारे में भी कुछ बताएं। जी मैडम, ये जो 45 दिन का जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य है श्रेष्ठ निजी कृषि एवं विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना और बेहतर उद्यम स्थापित कराना। ठीक है, इनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। तो सीएट संस्थान द्वारा ये जो कोर्स संचालित किया जा रहा है, ये सीएट संस्थान राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। यह कार्यालय या यह परिसर 7 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी, आप जैसा कि आपने कहा हॉस्टल की भी सुविधा है, तो कुछ राशि वगैरह भी जमा करनी पड़ती है? नहीं, ये कार्यक्रम पूर्ण तरह से निःशुल्क कार्यक्रम है। इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र के साथ राशि ₹500 का संचालक सीएट के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट की इसमें आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे जो कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि आप अगर कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप जरूर एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस का ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। जी, अगर हम बात करें किस तरह के उद्यम हैं जो इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं, जैसे आपने कई क्षेत्र बताए, उद्यानिकी हो गया है, मछली पालन हुआ, तो इस तरह कितने जो प्रकार हैं वो इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं? जी, इस प्रोग्राम में जो उद्यम स्थापित करने की सूचीबद्ध जानकारी है, लगभग 32 प्रकार के उद्यम संबंधित आवेदक
पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्थापित कर सकता है। 32 सूचीबद्ध उद्यमों की जानकारी इस प्रकार है, जिसमें मुख्य रूप से मछली पालन और मुर्गी पालन, बकरी पालन, पौध संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल बीमा, जैव उर्वरक, कस्टम हायरिंग मुख्य इसमें उद्यम है। इसके अलावा 32 कुल उद्यम में से आवेदक किसी भी उद्यम को चयनित करके अपना स्थापित कर सकता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जैसे किसी को कस्टम हायरिंग का डालना है, बिजनेस डालना है, या उन्हें सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब डालनी है, तो उनके लिए क्या किस तरह से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है? जी, प्रशिक्षण की व्यवस्था 45 दिवसीय या रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इसमें जो हमारे आवेदकों के लिए जो प्रशिक्षु बन चुके हैं, उनके जो गेस्ट फैकल्टी आती है, जो उनके एक्सपर्ट आते हैं पढ़ाने के लिए, वो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत रिसोर्स पर्सन होते हैं और संबंधित आवेदक को उसी क्षेत्र में पढ़ाया जाएगा जिस क्षेत्र में वो अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई आवेदक, कोई अभ्यर्थी डेयरी पालन में जाना चाहते हैं, तो उनको इन 45 दिवसों में विशेष तौर पे डेयरी पालन संबंधी गतिविधियों की प्रैक्टिकल जानकारी प्लस इन हाउस जो जानकारी है वो दी जाएगी। अच्छा, तो अगर हमारे जो प्रशिक्षण करने आते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है? बिल्कुल मैडम, कैसे दिया प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। इस 45 दिवसीय कार्यक्रम में आखिरी के जो हफ्ते होते हैं, उन हफ्तों में प्रैक्टिकल विजिट की जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्षेत्र है, मदर बुल डेयरी फार्म है, कान्हा सैया नर्सरी है। इन सभी क्षेत्रों में भ्रमण का कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जहाँ प्रशिक्षु अभ्यर्थी जाके सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है और थ्योरिकल भी सिखाया जाता है। हम बात करते हैं कि सरकार की ये योजना है, सरकार चाहती है कि हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं वो आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे काम करें। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में और आज का हमारा जो विषय है वो है एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस और हमारे साथ हैं दीपिका दीक्षित जी। दीपिका जी, हम बात कर रहे थे कि जो शासन है इसमें बहुत सारी योजनाएं दे रही है, तो हमारे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें और क्या सरकार से मदद मिलती है इसमें? बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित योजना है जिसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए एवं ST/SC अभ्यर्थियों के लिए राशि 44% सब्सिडी का प्रावधान है तथा अन्य सामान्य वर्ग श्रेणियों के लिए 36% सब्सिडी का प्रावधान निर्धारित किया गया है। तो आपने तो बताया सब्सिडी का बताया, लेकिन लोन लगभग कितना मिल जाता है? जी, ये इसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि अगर कोई अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करना चाहता है तो राशि रुपए 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है संबंधित बैंक द्वारा। और यदि आवेदक या प्रशिक्षु अभ्यर्थी ग्रुप में समूह में जाना चाहते हैं तो राशि रुपए 100 लाख तक का लोन की पात्रता रखते हैं। तो कहना चाहिए कि हमारे जो प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जो ट्रेनी हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, उनको लोन की भी पूरी सुविधा होती है। तो लोन के लिए क्या क्या प्रोसेस की जाती है? इसके लिए लोन के लिए प्रक्रिया बहुत ही सरल है। 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में जानते हैं, ये विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्हीं विषयों पे बनाई जाती है जिसमें संबंधित अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उसको संबंधित बैंकों में जमा किया जाता है और उनका लोन सैंक्शन हो जाता है। बिल्कुल, तो मतलब बहुत आसान तरीके से इसमें कार्य किया जाता है। क्या लोन वगैरह लेने में अगर हमारे किसी भी प्रशिक्षक भाई को दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो इसमें क्या आपका संस्थान सहायता करता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षु ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किए हैं उनको अगर लोन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हमारे यहाँ से, हमारे कार्यालय से हम सभी इसके लिए पूरी जवाबदेही
रखते हैं। बिल्कुल। दीपिका जी, हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, लेकिन 45 दिन में तो कोई सीख नहीं जाता है पूरा, बहुत सारा काम करना है, आगे चीज़ों को करना है। तो क्या आगे भी आपका संस्थान उन्हें सहायता करता है कि बस प्रशिक्षण करा दिया और जवाबदारी खत्म? नहीं नहीं, हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ये सिर्फ 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के बाद समाप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम की यही विशेषता है कि हम उनको जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं यह लगभग 1 वर्ष का होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट के माध्यम से भोपाल एवं विभिन्न जिलों में कृषि एवं संबंधित विभाग का जो अमला पदस्थ है, जिसमें परियोजना संचालक आत्मा, उप संचालक कृषि, उप संचालक उद्यानिकी, मत्स्य पालन, इन सभी के बेहतर समन्वय से इनको 1 वर्ष तक का सपोर्ट दिया जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि हम आगे भी आप साथ में रहते हैं। अगर सर्टिफिकेट प्राप्त हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको और क्या क्या सहायता मिल सकती है इस प्रशिक्षण के माध्यम से? मुख्य रूप से इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो अपना स्वयं का उपक्रम स्थापित करें, स्वयं का उद्यम स्थापित करें। विशेष तौर पे हम बात करेंगे कोरोना काल की, क्योंकि हम सभी कोरोना काल से गुजरे हैं और इस स्थिति में उद्यम स्थापित करना बहुत ही चैलेंजिंग काम रहा है। तो कृषि में सरकार की यह योजना बहुत ही लाभकारी है और आगे हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आप नोडल अधिकारी के तौर पे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस देख रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए और जो कृषि व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यह योजना बहुत ही अच्छी है, इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदन के बाद जो 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक हॉस्टल है और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस योजना का आप अधिकतम लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो आपने वेबसाइट का पता बताया है उसके बारे में जो लोग नेट पे सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में भी एक जानकारी आप फिर से दे दीजिए। जी, आवेदन की जानकारी संपूर्ण तौर पे वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैनेज हैदराबाद की वेबसाइट पर भी यह जानकारी है, या सीएट संस्थान की वेबसाइट www.siaet.gov.in पर भी जाकर आप यह आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को और हमारे कृषि क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए आपने बताई है और इसका लाभ हमारे किसान भाई और हमारे जो कृषि व्यवसाय में आगे आना चाहते हैं उनको ज़रूर मिलेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हमने बात की है एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस की और अभी कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती की देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कृषि में ड्रोन का बहुआयामी उपयोग, जायद की बुआई 69 लाख हेक्टेयर से अधिक, बलराम तालाबों के लिए 4 करोड़ 76 लाख का अनुदान, पोषण से भरपूर अरबी और अंतर्वर्ती फसलें लगाए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ड्रोन को बढ़ावा, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री तोमर ने बताया कि सरकार किसानों की सुविधा, लागत घटाने और आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों के छूट प्रदान की गई है। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अन्य किसानों को 40% अथवा अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सम्मेलन में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दूरदृष्टि से किसानों के व्यापक हित में कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग की पहल की है। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसका बजट में भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रौद्योगिकी को किसानों और अन्य हितधारकों के लिए किफायती बनाने हेतु खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के तहत आकस्मिक
व्यय के साथ साथ फार्म, मशीनरी, प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद हेतु लागत के 100% की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। किसान उत्पादक संगठन को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत 75% तक अनुदान दिया जाएगा। ड्रोन से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान सहकारी समिति और ग्रामीण उद्यमों के तहत मौजूदा नए क्लस्टर हायरिंग केंद्रों द्वारा ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन और इसके संबंधित पुर्जों की मूल लागत के 40% की दर से या 4 लाख रुपए तक जो भी कम हो वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीएससी स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के लिए 50% की दर से अधिकतम 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता के पात्र है। देश में जायद फसलों की बुआई अब तक 69.76 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है, जो गत वर्ष से 4.69 लाख हेक्टेयर अधिक है। गत वर्ष तक 65.07 लाख हेक्टेयर में जायद फसलें बोई गई थी। केंद्र सरकार का प्रयास है कि दलहन तिलहन उत्पादन के लिए देश आत्मनिर्भर बने। इसके लिए जायद फसलों के लिए उत्पादन में बढ़ोतरी हो। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 6.69 लाख हेक्टेयर में जायद फसलें बोई गई है, जिसमें मूंग का रकबा सबसे अधिक है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 29 अप्रैल तक देश में 69.76 लाख हेक्टेयर में जायद फसलों की बोनी हो गई है। अब तक जायद फसलों में मुख्यतः धान 29.14 लाख हेक्टेयर में, दलहन 19.15 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 10.65 लाख हेक्टेयर में और तिलहनी फसलें 10.82 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 10.72 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य के विरुद्ध 8.69 लाख हेक्टेयर में जायद फसलों की बोनी हो गई है। इसमें धान 29,000 हेक्टेयर में, मक्का 11,800 हेक्टेयर में, मूंग 7.71 लाख हेक्टेयर में, उड़द 52,000 हेक्टेयर में और मूंगफली 4,000 हेक्टेयर में बोई गई है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा सिंचाई उपकरण के तहत वर्ष 2022-23 के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बलराम तालाब के जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष प्रदेश में कुल 560 बलराम तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 4 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक अनुदान दिया जाएगा। इन लक्ष्यों के विरुद्ध गत 25 अप्रैल 2022 से ई पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल dbt.mpdage.org पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अरबी को घुइया, कुवई आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है, लेकिन सिंचाई सुविधा होने पर गर्मी में भी इसकी बोनी की जाती है। इसकी सब्जी आलू की तरह बनाई जाती है तथा पत्तियों की भाजी और पकोड़े भी बनाए जाते हैं। उबालने पर इसकी खुजलाहट समाप्त हो जाती है। कंद में प्रमुख रूप से स्टार्च होता है। आसानी से मिल जाने के बावजूद अरबी बहुत अधिक लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इसके फायदे चौंकाने वाले हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। अरबी को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये ग्रीष्म और वर्षा दोनों मौसम में उगाई जाती है। उत्तरी भारत की जलवायु अरबी के लिए उपयुक्त है। इसकी खरीफ में जून से 15 जुलाई और जायद में भी बुवाई की जाती है। बुवाई के लिए अंकुरित कंद 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। बोने से पहले कंदों को कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, WUP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल में 10 मिनट डुबोकर उपचारित कर बुआई करें। समतल क्यारियों में कतारों की आपसी दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और कंदों की 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनाकर दोनों किनारों पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कंदों की बुआई करें। बुआई के बाद कंद को मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक दें। अरबी को पंचमुखी, सफ़ेद, गौरिया, सहसमुखी, C9, बापटला सिलेक्शन प्रमुख किस्में होती है।
अरबी की खुदाई कंदों के आकार, प्रजाति, जलवायु और भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। साधारणतः बुआई 130 से 140 दिन के बाद जब पत्तियां सूख जाती है तब खुदाई करें। उन्नत तकनीक का उपयोग करने पर 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर उपज समाप्त हो सकती है। फलदार बगीचे लगाने वाले किसान भाई अंतर्वर्ती फसलें लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। इससे पानी और उर्वरों का दोहरा लाभ मिलता है। आम की 2 कतारों के मध्य वर्षा काल में बैंगन, मिर्च, शकरकंद तथा सेम लगा सकते हैं, जबकि रबी सीजन में मटर, प्याज, धनिया, मेथी, पालक, पत्ता गोभी की फसल लगाई जा सकती है। जायद में मूंग, उड़द और मूंगफली को आसानी से लगाया जा सकता है। किसान भाई ध्यान रखें कि अमरूद रोपने के बाद 3 से 4 वर्ष के बीच की जमीन में अंतर्वर्ती फसलें जैसे ग्वार, मूंग, उड़द, रबी में गाजर, मटर, बरसीम भी लगा सकते हैं। नींबू वर्गीय फसलों के बीच की जमीन में खरीफ में सेम, करेला, टमाटर, भिंडी और रबी में मटर, मेथी, पालक लगाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। खबरी खेती देखने के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अभी हमने बात की है एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस की। आप लोग इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाइए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और अपने कृषि को व्यवसाय के रूप में बहुत अच्छे से अपनाइए। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।